और फिर उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, दरअसल उस बयान के बाद कई सारी बातें और कई तरीके की जो खबरें चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। फिर भी एक गुंजाइश ज़रूर बचती है और एक तरीके के आसार जो हैं वो ज़रूर दिखते हैं, चूँकि बिहार में हर बार जो है अपने आप को संभालना। हम फ्लोर टेस्ट की अगर पहले बात करें तो यहाँ पर बहुत लगभग जो स्थिति है दोनों ही तरफ की, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की, वो लगभग एक जैसी नज़र आती है। 2 4 5 सीटों का इधर उधर है, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर कोई बड़ा खेल हो जाए, मांझी इस तरफ आ जाएँ या फिर नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। 2024 का चौकीदार कौन। 243 विधानसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें हैं और फिर आती हैं 16 राज्यसभा सीटें। कुल मिलाकर जो ये संख्याओं का खेल है, इस ही खेल में फंसी हुई है बिहार में इस वक्त बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। और जिस तरीके से 243 विधानसभा सीटों के इस संख्याओं के खेल में वर्तमान में हाल फिलहाल में बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ आकर के कहीं ना कहीं आरजेडी को पीछे कर दिया है। उसका आखिरी फैसला आगामी रविवार के बाद सोमवार को 12 फरवरी वाले दिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए होगा। लेकिन इस सब के बीच जो खींचतानी इन 243 विधानसभा सीटों पर जारी है, उसमें यहां ये चीज मानी जा रही है कि जिस तरीके से बीती 28 जनवरी को रविवार वाले दिन नीतीश कुमार ने 9वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने सरकार तो एनडीए के साथ वापसी से बना दी। लेकिन जब यहां 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, तो उस फ्लोर टेस्ट में जो विधायक वर्तमान में है, जो विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास है, वो फ्लोर टेस्ट में साबित नहीं कर पाएंगे। और इसको लेकर कारण दिया जा रहा है कि कई जेडीयू विधायक यहां पर आरजेडी के संपर्क में है। ये बात लगातार आरजेडी के कई नेताओं के द्वारा कही जा रही है। लेकिन इस सब के बीच कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो वाकई में जग जाहिर है और एनडीए की चिंता बढ़ाने वाली है, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का। जिस तरीके से 4 विधानसभा सीटें वर्तमान में उनके पास है और उन्हीं के सहयोग से मिलकर वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास 128 सीटें आती हैं, उस पर जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार में है, जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं यह इच्छा रखते हैं कि कम से कम एनडीए की ओर से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो भी नहीं बनाया जाता। और इसको लेकर जब वो बयान देते हैं कि आरजेडी ने तो हमें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया था, यानी कि बयान से झलकता था कि कहीं ना कहीं वो उप मुख्यमंत्री पद की चाहत तो एनडीए से जरूर रखते हैं, लेकिन एनडीए ने उन्हें वो नहीं दी। इसके बाद जब यहां नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस मंत्रिमंडल विस्तार में यहां जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को यहां मंत्रालय दिया गया, एससी एसटी विभाग, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विभाग दिया गया। लेकिन यहां 2 तरीके से जीतन राम मांझी ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। सबसे पहले तो उन्होंने आपत्ति व्यक्त की कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार यहां पर हुआ है, उसमें हमारी पार्टी के कम से कम 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि अब एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम थाली में 2 रोटी तो रखिए। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को जो विभाग दिया गया उस पर आपत्ति जताई कि हर बार यही विभाग क्यों दे दिया जाता है, इसके अलावा अन्य भी विभाग है वे दे दिए जाए। जिस तरीके से जीतन राम मांझी का ये रुख रहा, वो वाकई में ये एनडीए गठबंधन की चिंताएं बढ़ाने वाला था कि कहीं इस बात से नाराज होकर के, एनडीए के इन तमाम फैसलों से नाराज होकर के जीतन राम मांझी आरजेडी के समर्थन में न आ जाए, महागठबंधन का रुख ना कर ले। इस सब के बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी आलाकमान ने यह तय किया है कि एनडीए गठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी को राज्यसभा के लिए आगे किया जाएगा। जिस तरीके से 16 राज्यसभा सीटें बिहार में आती है, उनमें से 1 सीट से उम्मीदवार बनाकर के जीतन राम मांझी को आगे किया जाएगा और राज्यसभा सांसद के तौर पर वे भविष्य में अपनी पहचान बनाते नजर आएंगे। कुल मिलाकर के तमाम कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि अब जो आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, तब तक कम से कम बिहार की सत्ता पर काबिज रहे और उस वक्त तक और मजबूती खुद को प्रदान करे राज्य में, जिससे विधानसभा में भी मजबूती से जंग के मैदान में उतर सके। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, आम चुनावों की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। लेकिन उस
आम चुनावों को लेकर के कई ऐसे सवाल हैं जो वाकई में एनडीए की चिंता बढ़ाने वाले, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे संकेत हैं जो एनडीए की चिंता भी से बढ़ा करके चल रही हैं। और इसमें जो तमाम सवाल हैं उन्हीं सवालों के जवाब इस खास पेशकश में जानेंगे तमाम अपने सहयोगियों से न्यूज रूम में जो इस वक्त मौजूद हैं। अमन जी सबसे पहले हमारे साथ, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी जो पूरा सारा ये संख्याओं का खेल है, 243 विधानसभा है, 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा सीटें हैं। अब जीतन राम मांझी पहले कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद ऑफर किया है आरजेडी ने, इसके बाद एक रोटी से पेट नहीं भरता, 2 रोटी चाहिए, यानी कि एक मंत्रालय उनके एक विधायक उनके एक बेटे को दिया गया, कम से कम एक और विधायक उनका आगे किया जाए एनडीए की तरफ से, जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब उनकी नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए बीजेपी ने विचार किया है कि अब जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जाए। क्या यह निष्कर्ष या कहीं की क्या यह फैसला बीजेपी आला कमान, मुख्य रूप से बीजेपी आला कमान के हाथ में ही फैसला ये करना लगता है, क्या ये सही रहेगा और क्या इससे बीजेपी खुद को और ज्यादा मजबूती और खुद के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर पाएगी? देखिए बिल्कुल, उससे पहले अगर हम देखें फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले अगर देखें कि जो है लोकसभा चुनाव है, और ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अहम होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई खेल बिगड़ता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभालना। हम फ्लोर टेस्ट की अगर पहले बात करें तो यहाँ पर बहुत लगभग जो स्थिति है दोनों ही तरफ की, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की, वो लगभग एक जैसी नज़र आती है। 2-4-5 सीटों का इधर उधर है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर कोई बड़ा खेल हो जाए, मांझी इस तरफ आ जाएं या फिर कुछ विधायक टूटकर इस तरफ आ जाए, तो पूरे का पूरा खेल यहाँ से बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का। तो यही वजह है लगातार कि अब मांझी के ऊपर फैसला किया गया है, या ऐसा सोचा गया होगा कि उनको जो राज्यसभा अगर उनको भेजा जाए तो अपने आप में ये हो सकता है लड़ाई जो लगातार चल रही है वो ख़त्म होती हुई नजर आएगी, उसमें एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से मांझी ने कहा था कि भाई कम से कम 2 मंत्री हमारे खेमे से होने चाहिए, तो भले ही कह सकते हैं नीतीश सरकार में नाम मुमकिन हो, लेकिन राज्यसभा में भेजकर कहीं ना कहीं उनके जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहते होंगे अब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन। लेकिन क्या इससे भी जो मांझी हैं क्या वो खुश हो पाएंगे, क्या वो सहमत हो पाएंगे, जबकि उनकी मांग मंत्री पद को लेकर है। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद दिल्ली के चक्कर लगातार लगा रहे हैं और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो बीजेपी के आला कमान के नेता हैं उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। तो यही लग रहा है किसी तरह से वो मांझी को मनाने में जुटे हुए हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे मांझी अगर नाराज़ हो जाए तो उनको मनाया जा सके। और एक जो संभावना लगातार बन रही है कि कहीं अगर उनकी ही पार्टी में टूट हुई तो उसको मैनेज करने के लिए मांझी उनके साथ रहें, ताकि एक जो कहा जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी उसका जो भय है, डर है, वो खत्म हो जाए। वाकई में यहाँ पर जो भय है सरकार गिरने का एनडीए की, उसको तमाम कोशिशों के साथ अब बचाने की कवायद में बीजेपी जुट गई है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जुट गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाता, जो कुछ स्थिति चल रही है, जो कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं, क्या उससे ये चीज निकाली जाए कि जीतन राम मांझी यहां पर एनडीए से इतर हटकर महागठबंधन का रुख कर लेंगे? दौलत है, दौलत से जानेंगे कि दौलत जिस तरीके से ये बात निकल के आई है कि जीतन राम मांझी को बीजेपी ने तय किया, एनडीए ने मिलकर संयुक्त रूप से राज्यसभा भेजने का विचार बनाया है, अगर नहीं भेजा जाता क्या वो यहाँ महागठबंधन का रुख कर सकते हैं? देखिए लगातार वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज हैं और वो मांग करते हैं कि मंत्री पद चाहिए, उनकी पार्टी को ज़्यादा अहमियत दी जाए। लेकिन देखा जाए तो उनके पास अब यहाँ पर 4 एमएलए हैं, लेकिन अभी एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव अभी सबसे आगे है, वो उसी की ही भूमिका यहाँ पर बना रहा है। और ऐसे में छोटे या बड़े दल, जितने भी दल उनके साथ हो तो उनके यहाँ पर अच्छा होगा। ऐसे में उन्होंने जेडीयू को भी वापस लिया, जिनको वो कहते थे कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी अब सबके लिए दरवाजे खुलेंगे। अब जिसको भी जो भी यहाँ पर सीट चाहिए एनडीए से, वो शायद चाहे यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि अब एनडीए लोकसभा चुनाव के दबावों में यहाँ पर किसी को भी नाराज जो है नहीं करना चाहती। और अब राज्यसभा भेजने का फैसला जो है मांझी को यहाँ पर लिया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को भी अपनी तरफ लेती हुई नजर आएगी। वाकई में यहाँ पर बीजेपी चीज को अपनी तरफ लेती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों तक कम से कम अपनी सत्ता को बचाकर रखा जाए। लेकिन सत्ता को बचाने में यहाँ पर जो पहला पड़ाव है वो फ्लोर टेस्ट है, जो 12 फरवरी को होने वाला है। और इस फ्लोर टेस्ट को किस तरीके से बीजेपी पार करेगी, या जिस तरीके से आरजेडी नेताओं के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का खेल ना बिगाड़ दे। ऐसे में अबरार से जानेंगे कि अबरार, जिस तरीके से लगातार आरजेडी के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि जेडीयू के विधायक हमारे संपर्क में है, ये नेता हमारे संपर्क में, और उस बीच गोपाल मंडल का विवादित बयान सीधे तौर पर पैसों को लेने पर पाला बदलने की बात कहते हैं, क्या खेला हो सकता है फ्लोर टेस्ट से पहले? देखिए बिल्कुल इसको लेकर के ये कहा जा रहा है क्योंकि खुद जेडीयू के
विधायकों के बयान हैं, ये सिर्फ विपक्ष के द्वारा बयान नहीं दिया गया है। गोपाल मंडल का वो सत्ता जो है गिरने से पहले का बयान, फिर सत्ता बनने के बाद का बयान, ये दोनों बयान दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके संपर्क में विधायक जो हैं वो होंगे जेडीयू के, तभी वो इस तरीके की बातों को कह पा रहे हैं। और जहाँ तक 12 तारीख से पहले खेल का सवाल है, तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं जो है दिखती हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे गठबंधन का, इस सरकार का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर जो है तरीकों को अपनाकर विधायकों को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर रहते हुए इस पूरे मामले को जो समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो जद्दोजहद करेंगे कि नीतीश कुमार को जो है सत्ता से बेदखल किया जा सके। लेकिन उसके अलावा ललन सिंह का मुलाकात करना प्रधानमंत्री से, और फिर उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, दरअसल उस बयान के बाद कई सारी बातें और कई तरीके की जो खबरें चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। फिर भी एक गुंजाइश ज़रूर बचती है और एक तरीके के आसार जो हैं वो ज़रूर दिखते हैं, चूँकि बिहार में हर बार जो है सत्ता इस तरीके से बदलती रही है। खुद जीतन राम मांझी ने भले ही 2 मंत्री पद उनको मिल गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक भूख है जो कभी मिटती नहीं है। तो जीतन राम मांझी अगर वो ज़्यादा अनबन की स्थिति देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ या नीतीश कुमार के साथ, तो वो अपना पलड़ा बदलने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो भी जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी सत्ता पर ख़तरा जो है वो बना रहेगा, क्योंकि जब तक लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे तब तक उनके लिए ये चुनौती जो है वो खड़ी रहेगी और बनी रहेगी। यहाँ बात जिस तरह से लगातार चल रही है पाला बदलने की, ऐसे में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह दिसंबर में उन्हें पद से हटाया गया, उनको लेकर चर्चाएं थी कि वे आरजेडी के संपर्क में हैं और जेडीयू के कई नेता, यहाँ कई विधायक आरजेडी में ले जा सकते हैं। अब वे अफवाहें थी या वाकई में कुछ था, इसकी बात अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ललन सिंह का क्या स्टैंड हो सकता है, क्योंकि अभी तक भी जब से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने वापसी की है, ललन सिंह का कोई खास यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या कुछ उनका रवैया हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ललन सिंह को जो अपेक्षा थी, जो उम्मीद थी, उस हिसाब से उनको उस तरीके से तरजीह नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है कि वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से भी उनको नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए थी। लेकिन और इसका एक बड़ा कारण आप ये समझिए कि जब तक अंदरूनी तौर पर कोई खटपट नहीं है, तो ललन सिंह को जो है नीतीश कुमार के मुलाकात से पहले दिल्ली क्यों भेजा गया और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात पहले क्यों तय करवाई गई? क्योंकि जो है प्रधानमंत्री को या भाजपा के तमाम जो आला नेता हैं, उनको इस बात का डर था कि अगर बिहार में कोई खेला कर सकता है इस समय तो वो ललन सिंह ही है। चूँकि ललन सिंह जो है बड़े लंबे राजनीतिक अनुभव रखने वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं, और इस लिहाज से कहा जा रहा था कि वो जेडीयू के कई विधायकों को तोड़ भी सकते हैं। वैसे भी जेडीयू में कोई जो है आप कह सकते हैं कि उस तरीके से जो मजबूती, संगठनात्मक तौर पर जो मजबूती होती है पार्टी की, वो नज़र नहीं आती है। और मात्र नीतीश कुमार इस समय जो है मुख्यमंत्री ज़रूर है, लेकिन पार्टी उनकी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की नहीं है, तीसरे नंबर की जो है पार्टी है। और ऐसे में आप सोचिए कि बिहार में अगर आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को और बड़ा झटका लगता है, तो नीतीश कुमार का राजनीतिक पूरी तरीके से करियर जो है वो एक तरीके से जो है ख़तरे में आ जाएगा। और अभी भी वही स्थिति है। और अगर इस समय ललन सिंह या फिर जो आपने गोपाल मंडल का जिक्र किया, अगर इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार गिरने के आसार बिल्कुल नज़र आते हैं। और विधायक जो है अपने पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित करने के लिए वो ज़रूर आरजेडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आरजेडी पार्टी अभी भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। और ऐसे में आरजेडी में अगर कोई भी नेता जेडीयू का जाएगा तो उन्हें पता है कि वो लालू प्रसाद यादव की राजनीति है। और दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन जेडीयू में वैसे आपको दूसरे दर्जे का कोई नेता नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा चेहरा आपको नज़र नहीं आता उस तरीके से, जिसके चेहरे पर जेडीयू को लोग जो है सत्ता में लाने की बात करते दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि जेडीयू के विधायक अगर ये सोचते हैं कि उन्हें लंबे समय तक राजनीति करनी है, तो उन्हें आरजेडी की तरफ रुख करने के बारे में सोचना पड़ेगा, और इस बात को सोचने पर वो मजबूर भी होंगे। वाकई में यहाँ पर यही चीज निकलकर साफ तौर पर नजर आती है कि सबसे पहले तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती है 12 फरवरी का वो दिन, जब बिहार के विधानसभा में उन्हें यहाँ अपना बहुमत पारित करना है, फ्लोर टेस्ट पास करना है।
और उसके बाद भी अगर यहां पर फ्लोर टेस्ट पास कर जाते हैं, 128 विधायकों का समर्थन बिहार की विधानसभा में होने वाले 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में भी साबित कर देते हैं, तो उसके बाद भी नीतीश कुमार की ये सरकार आगामी विधानसभा चुनावों तक, यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों तक चलती चली जाएगी, इसकी भी यहां कोई निश्चित तौर पर गारंटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि निश्चित तौर पर यह बात भी साफ है कि अगर जेडीयू नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य और बेहतर करना है तो आरजेडी यहां पर बेहतर विकल्प हो सकता है। ये आरजेडी नेताओं का लगातार कहना है। लेकिन अब सबसे पहले नीतीश कुमार की चुनौती है, देखना है कि 12 फरवरी को क्या वे यहां पर फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं, और उसके बाद यहां सबसे पहले लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से हाल ही में यहां नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उस मुलाकात में यहां बिहार की 40 लोकसभा सीटों को वितरण किस तरह किया जाएगा उनका, इस पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच बात हुई है। अब फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद किस तरीके से ये संयुक्त रूप से मिलकर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ये भी देखना बेहद ही अहम रहने वाला है। लेकिन प्रोटेस्ट वाले दिन क्या कुछ यहां हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।